अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट है, दैट इज़ फोटो रिस्पायरेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और इससे पहले हमने इस चैप्टर को तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इंशाल्लाह इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो बुक के पीछे दिए गए हैं हम उनको भी सॉल्व करें और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस। कह रहे हैं जो अब अच्छा नॉर्मली रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल हो या प्लांट हो, वो अपने अंदर इनहेल क्या करता है, ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या करता है, CO2। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट इनहेल CO2 करता है और एक्सहेल ऑक्सीजन करता है। तो यानी कि दोनों में उल्टा काम हो रहा होता है, मतलब दोनों में ये काम हो रहा होता है। सो फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी होती है ग्रीन सेल्स में, यानी कि अब जो वो पत्ते जो फोटोसिंथेसिस करा रहे थे उनमें जो रिस्पायरेशन होती है लाइट की मौजूदगी में। नॉर्मली लाइट की मौजूदगी में रिस्पायरेशन नहीं होती, लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, ग्रीन सेल्स में। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है रिस्पायरेशन का काम दिन में भी लाइट की मौजूदगी में। और क्या होगा, इससे CO2 रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी जो ग्रीन सेल्स के अंदर हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन। और इट नीड्स ऑक्सीजन। फोटो रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और CO2 को रिलीज़ किया जाता है। इट नीड्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, जैसे नॉर्मली एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। लेकिन जो ATP होता है इट इज़ नॉट प्रोड्यूस। सो रिस्पायरेशन में ATP पैदा ही नहीं हो रहा, तो भाई किस काम का है? सो एक तरह के फजूल काम है जो आपके प्लांट के लिए भी नुकसानदेह है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, ये इससे नुकसान होता है। तो अच्छा फोटो रिस्पायरेशन का मैकेनिज़्म है क्या? देखो, जब कार्बन हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं, अच्छा हमारे पास एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं रेबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो रेबुलोज बिसफॉस्फेट होता है नॉर्मली केल्विन साइकिल, जो C3 साइकिल होनी होती है उसमें क्या करता है, रेबुलोज बिसफॉस्फेट कंबाइन करता है हमारा CO2 के साथ। जब CO2 के साथ कंबाइन करता है तो ये हमारा वहाँ बना देता था फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। कहाँ पर? नॉर्मल C3 साइकिल में। कब? जब CO2 बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अब उल्टा काम हो रहा है और ये रेबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ जो CO2 को कंबाइन करवाता था वो एक एंजाइम कराता था जिसको हम कहते थे रुबिस्को। और रुबिस्को की फुल फॉर्म है रेबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, या क्या कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आपका रेबुलोज बिसफॉस्फेट है जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि जब CO2 का लेवल पत्ते के अंदर कम हो जाता है और इतना कम हो जाता है कि वो बच जाता है 50 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि अगर कोई 1 मिलियन चीज़ हो किसी की, यानी कि नीचे कोई 1 मिलियन टोटल चीज़ें हों, उनमें से जो अगर उसका कोई 50वां हिस्सा रह जाए, यानी कि इतना CO2 कम हो जाता है और इतना बच जाता है कि इट इज़ अराउंड 50 पार्ट्स पर मिलियन। फिर क्या होता है, जो रेबुलोज बिसफॉस्फेट होता है जो नॉर्मली CO2 के साथ कंबाइन कर रहा था, अब CO2 तो कम है तो अब इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, बल्कि अब इसके बजाय ये ऑक्सीजन को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, CO2 के बजाय। इससे क्या होगा कि नॉर्मली जो हम 2 मॉलिक्यूल बनाते थे 3 कार्बन वाले जिनको हम फॉस्फोग्लिसरेट कहते थे, क्या नॉर्मली क्या होता था जब रुबिस को हमारा कंबाइन करवाता था CO2 को, तो नॉर्मली ये बनाता था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते थे, ठीक है। वो कैसे बनते थे, पहले 6 वाला बनता था, फिर वो टूट के 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बना देता था, ठीक है। अगर ये आपने दोबारा देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन केल्विन साइकिल। सो अब क्या है, अब क्या होता था कि उस वक्त क्या होता था कि फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता था, ठीक है, 3 कार्बन वाले के 2 मॉलिक्यूल। अब क्या बन रहा है, अब बिकॉज CO2 के साथ कंबाइन ही नहीं कर रहा है रुबिस को, अब कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो अब सिर्फ 1 मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरेट का, ठीक है। और एक 2 कार्बन वाला टॉक्सिक मॉलिक्यूल बन जाता है, बेकार सा नुकसानदेह मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। सो एक बेकार सा मॉलिक्यूल बन रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रुबिस्को की मौजूदगी में, ठीक है। जब आपकी CO2 कम है, जब आपकी CO2 कम हो रही है तब ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें एक तो फॉस्फोग्लिसरेट तो बन रहा है लेकिन ये 1 बन रहा है जो नॉर्मली 2 बनने चाहिए थे। और क्या बन रहा है, साथ में 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है जो कि एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। प्लांट क्या चाहता है, प्लांट चाहता है जल्दी से मैं फॉस्फोग्लाइकोलेट को ख़त्म करूँ, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करता है, इसमें से पहले फॉस्फेट हटाता है। जब फॉस्फेट हटाता है तो फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फो चला गया, बच जाता है ग्लाइकोलेट। फिर क्या करता है, ग्लाइकोलेट को ना पर ऑक्सीजोम जो कि एक क्या कहते हैं
एक मेम्ब्रेन वाला, सिंगल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली है ये, उसके पास भेज देता है। तब ये पर ऑक्सीजोम के पास चला जाता है ना, कौन हमारा ग्लाइकोलेट, तो पर ऑक्सीजोम की मौजूदगी में ग्लाइकोलेट चेंज हो जाता है ग्लाइसिन में, ठीक है। और फिर क्या होता है, हम इस ग्लाइसिन को भेज देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं सीरीन में, और CO2 रिलीज़ कर दिया जाता है। अब यानी कि CO2 को रिलीज़ कर दिया गया है फोटो रिस्पायरेशन के नतीजे में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, CO2 को यूज़ करना चाहिए था हमें C3 साइकिल में, और इससे हमें ग्लूकोज बनाना चाहिए था आगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सो अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है कि रूबिस्को ये जो काम ऐसा कर रहा है, रूबिस्को ये क्यों कर रहा है, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। जब फोटो रिस्पायरेशन जो होता है ना, इट इज़ रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। जो फोटो रिस्पायरेशन है वो रूबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम रूबिस्को भी कहते हैं बिकॉज ये इसके एक तो ऑक्सीजनेशन भी कराता है, इसके साथ साथ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी रखता है। सो ये डिपेंड करता है कि O2 और CO2 में किसके लेवल ज़्यादा हैं। अगर CO2 के लेवल कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और फोटो रिस्पायरेशन कराएगा। अगर CO2 के लेवल ज़्यादा हैं तो फिर नॉर्मल एक्टिविटी C3 साइकिल वाली ये करा देगा, ठीक है। इन लीव्स डिपेंड करता है कि CO2 लीफ पत्तों में कितना है। तो फोटो रिस्पायरेशन उस वक्त होती है जब CO2 लेवल बहुत कम हो जाता है लीफ में, ठीक है। ये उस वक्त होता है जब गर्मियों के दिन है, हॉट ड्राई डेज़ हैं। जब हॉट ड्राई डेज़ हैं तो प्लांट क्या करता है, लीफ क्या करता है कि अपने स्टोमेटा को बंद कर लेता है, क्योंकि स्टोमेटा खुले होंगे तो वाटर जो है ट्रांसपायर होता रहेगा, तो एवापोरेट होता रहेगा, और इससे नुकसान क्या होगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा हमारे पत्ते में से। तो प्लांट वाटर को प्रिजर्व करने के लिए क्या करता है, स्टोमेटा को बंद करता है। कैसे करता है, प्लांट सबसे पहले सिक्रीट करता है एब्सिसिक एसिड। जब एब्सिसिक एसिड होता है लीफ के अंदर जमा होकर स्टोमेटा को बंद करवा देता है, जिससे वाटर लॉस बच जाता है। लेकिन अगर प्लांट कंटिन्यूसली क्या करेगा कि स्टोमेटा को बंद रखेगा, तो जो नॉर्मली हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था जिसमें CO2 को यूज़ कर रहे थे, तो देखो अब स्टोमेटा हो गया बंद, अब बाहर से कोई CO2 अंदर नहीं आने वाली, और अंदर जो फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन बनती है वो भी बाहर नहीं जाने वाली। सो अब प्लांट कंटिन्यूसली जब CO2 को फिक्स करता रहेगा फोटोसिंथेसिस में और स्टोमेटा इसके बंद रहेंगे, तो CO2 जो है वो ख़त्म होती जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो बढ़ती जाएगी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। और फिर एक वक्त आएगा जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारी बॉडी नहीं प्लांट के पत्ते में, और CO2 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या बहुत लो हो जाएगी, 50 पार्ट्स पर मिलियन। इस वक्त क्या होगा कि जो प्लांट है वो चेंज कर लेगा अपनी एक्टिविटी, ठीक है, और उस वक्त जो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो होगा। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो फोटो रिस्पायरेशन है ना, इट कॉज द प्लांट एनर्जी। एक तो एनर्जी का लॉस है कि ATP नहीं बन रहा, इसके साथ साथ CO2 को भी फिक्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाता है, और कितना 25% तक कम हो जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। कह रहे हैं फोटो रिस्पायरेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्स इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय 25%, यानी कि अब 75 एक्टिविटीज़ की बच गई है। 25% एक्टिविटी जो है जिसमें हम कार्बन को फिक्स करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। और ये अच्छा, फोटो रिस्पायरेशन प्लांट के लिए ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, तो इससे नुकसान ही हो रहा है। तो कह रहे हैं अगर ज़रूरी नहीं है तो ये काम स्टार्ट क्यों हुआ यार, ये इसलिए स्टार्ट हुआ कि जब पहले दुनिया बनाई गई थी ना, उस वक्त रूबिस्को मौजूद था और वो दोनों के लिए मौजूद था। तो उस वक्त हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो थी वो बहुत कम मौजूद थी, सिर्फ CO2 ही था। तो रूबिस्को दोनों को बाइंड कर सकता था, लेकिन उस वक्त CO2 ज़्यादा था, तो ये आराम से इसके साथ बाइंड करके अपनी एक्टिविटी कर रहा था, ठीक है। तो शुरू में ऑक्सीजन ये मसला इतना नहीं था, बिकॉज शुरू में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जब अर्थ बनाई गई थी बहुत कम थी और CO2 बहुत ज़्यादा थी। तो फोटो रिस्पायरेशन उस वक्त स्टार्ट हुआ जब ऑक्सीजन जो है ना एटमॉस्फेयर में जमा होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये वो उसकी डायग्राम दिखा रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट CO2 के साथ कंबाइन करता है और बना देता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हम शुगर बना लेते हैं। लेकिन अब क्या होगा, रूबिस्को की मौजूदगी में होता है, लेकिन अब क्या होगा, जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है ना वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा रूबिस्को की मौजूदगी में और 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, ठीक है, एक कंपाउंड, और एक 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेगा। जो ग्लाइकोलेट है हम उसमें से फॉस्फेट निकाल देंगे, तो ग्लाइकोलेट को फिर भेज देंगे किसके अंदर, पर ऑक्सीजोम के अंदर, जिसमें वो ग्लाइसिन में चेंज हो जाएगा। फिर जो ग्लाइसिन है हम इसको भेज देंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर जो उसमें 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल हैं वो सीरीन में और CO2 में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन ऑन द एग्रीकल्चर ईट इन ट्रॉपिक क्लाइमेट। ट्रॉपिक क्लाइमेट वो होते हैं जहाँ पर हॉट एरिया होते हैं। फोटो रिस्पायरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है, बिकॉज CO2 फिक्स इन फोटोसिंथेसिस escapes from the leaf after it is
फिक्स, ठीक है। जब फिक्स हो जाती है तो CO2 पत्ते में से ख़त्म होती जाती है, तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम कम होता जाता है, बिकॉज CO2 ही ख़त्म हो रही है। तो कुछ कंडीशन में अप टू 5% ऑफ फोटोसिंथेटिक पोटेंशियल इज लॉस, कभी कभी सिर्फ 5% पोटेंशियल चली जाती है इन फोटो रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ठीक है, दस फोटो रिस्पायरेशन रिड्यूसेस ड्राई मैटर की प्रोडक्शन। जो फोटो रिस्पायरेशन है उससे हमारा मैटर नहीं बनता एंड एग्रीकल्चर यील्ड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो उससे क्या होता है कि आपका जो मैटर बनना है वो कम हो जाता है फोटो रिस्पायरेशन की वजह से, और एग्रीकल्चर यील्ड जो होती है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो दोनों काम कम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर यील्ड भी कम हो रही है और जो फोटोसिंथेटिक पोटेंशियल है इट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड बाय 5%, ठीक है। अच्छा, जो भी ये लेक्चर है ये ना सिर्फ फेडरल बायोलॉजी के लिए है बल्कि सेम गोज़ फॉर सिंथ बायोलॉजी, जो कि नई बुक आई है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। और यहाँ पर इवन कि कुछ अच्छा भी लिखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू सिंथ बायोलॉजी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वीडियो ज़रूर देखो। C फॉर फोटोसिंथेसिस, हमने C3 की बात की कि C3 नहीं हो पा रहा सही से, तो हम फिर क्या हो रहा है कि रूबिस्को काम कर रहा है और फोटो रिस्पायरेशन करा रहा है। ये C4 क्या होता है, ये अडेप्टेशन है कि यार जो फोटो रिस्पायरेशन का मसला आ गया है हमें इसको रिजॉल्व भी तो करना है। तो कुछ प्लांट जो हैं जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होते हैं, उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर हमेशा गर्मी होती है, उन्होंने अपने अंदर कोई अडेप्टेशन पैदा कर ली है जिसकी मदद से वो फोटो रिस्पायरेशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर दे हैव एन एडिशनल मेटाबॉलिक पाथवे, ये इनके पास एक अलग से एक मेटाबॉलिक पाथवे आ जाता है इन लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो जो डार्क रिएक्शन होता है जो केल्विन साइकिल, यानी कि उनके पास जो डार्क फेज में नॉर्मली C3 साइकिल होनी चाहिए थी, इनके पास C3 साइकिल के साथ साथ एक एडिशनल एक और मेटाबॉलिक पाथवे भी है जिसमें वो CO2 को यूज़ कर सकते हैं। इस पाथवे को हम हैच-स्लैक साइकिल कहते हैं, C4 पाथवे की। क्या कहते हैं इस पाथवे को, C4 वाले पाथवे को हैच-स्लैक साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ रूबिस्को टू फिक्स CO2, ठीक है, टू प्रोड्यूस फॉस्फोइनोल पायरुवेट आ C3 मॉलिक्यूल एंड द रिजल्ट इज ऑक्सैलोएसिटेट आ C4 मॉलिक्यूल। इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस प्रोसेस में क्या होता है हैच-स्लैक साइकिल में कि आप रूबिस्को को यूज़ ही नहीं करते हैं। रूबिस्को क्या करता है, जब CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, तो आप रूबिस्को को यूज़ ही नहीं कर रहे। आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, आप इसे यूज़ कर रहे हो। कौन से प्लांट्स, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जो हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप CO2 को फिक्स करें। किसके साथ, वो CO2 को कंबाइन कराते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है वो कंबाइन हो जाता है CO2 के साथ जो इसमें 1 कार्बन है, और ये ऑक्सैलोएसिटेट बना देते हैं जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की मदद से ऑक्सैलोएसिटेट में चेंज हो जाता है जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। आई वुड ट्राई टू स्पीक स्लोली। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती रहती है 4 कार्बन कंपाउंड यानी ऑक्सैलोएसिटेट में, तो इस वजह से बिकॉज ये प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए हम इनको C4 प्लांट कहते हैं। और C3 प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो CO2 को यूज़ करके 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरेट बनाएं, ठीक है। और इन प्लांट्स की टाइप क्या है, C4 की मेजे शुगर केन आपने याद रखना है, और सोर्गम, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटेट जो बन जाता है, ठीक है, आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हो किस में, मेसोफिल सेल में। ऑक्सैलोएसिटेट बन गया, अब उसको मेसोफिल सेल में डाल दिया, ठीक है, जो कि लीफ के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। मेसोफिल सेल में क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटेट चेंज हो जाता है इनटू मैलेट में, ठीक है। इट इज देन कन्वर्टेड टू अनदर 4, ये भी मैलेट भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है मैलेट में, विद द हेल्प ऑफ NADH, यानी हम ऑक्सैलोएसिटेट को रिड्यूस करते हैं NADH की मौजूदगी में और बना देते हैं, क्या बना देते हैं, मैलेट। जो NADH है ये कहाँ से आता है, ये फोटोकेमिकल फेज में बन रहा होता है, ठीक है, जो लाइट की रिएक्शन में हो रहा होता है। जो मैलेट होता है इसको हम फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर डाल देते हैं। मेसोफिल सेल जो कि लीफ के अंदर मौजूद था उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, बंडल शीट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना जब ये C4 प्लांट्स जो होते हैं ना उनमें ख़ास एक शीट बन जाती है जिसको हम बंडल शीट सेल कहते हैं, एक ख़ास तरह का सेल आ जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बंडल शीट जब क्रिएट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सैलोएसिटेट को बंडल शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर क्या होता है, किसको, ऑक्सैलोएसिटेट को पहले मैलेट में ट्रांसफ़र करते हैं मेसोफिल सेल में, फिर मैलेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं बंडल शीट सेल में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ गया मैलेट। जब मैलेट यहाँ आ जाता है तो फिर क्या होता है, मैलेट को हम चेंज कर देते हैं पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और CO2 को रिलीज़ कर लेते हैं। जिस तरह पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट था और उसके साथ आपने CO2 कंबाइन किया था और ऑक्सैलोएसिटेट बनाया, फिर मैलेट बनाया, अब उसी में से दोबारा एक CO2 रिलीज़ कर दो। जब CO2 रिलीज़ कर लोगे तो
पायरुवेट बनेगा। सो एमसीक्यूज आएगा कि मैलेट में से जब आप CO2 रिलीज़ कर लेते हो बंडल शीथ सेल के अंदर, तो क्या बचता है आपके पास? पायरुवेट बचता है और CO2 रिलीज़ हो जाता है। अब जो बंडल शीथ के सेल ये CO2 जो रिलीज़ हो जाता है ना, वहाँ पर हमारे रोबिस्को एंजाइम भी ऑलरेडी मौजूद होता है। वो क्या करता है, इस CO2 को दोबारा केल्विन साइकिल में डाल देता है और वहाँ पर शुगर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 10 कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ हो जाती है। जब कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ हो जाती है हमारे बंडल शीथ सेल में, तो रोबिस्को एंजाइम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कराता है और इसको चेंज कर देता है। केल्विन साइकिल के यूज़ करके, फोटो रिस्पिरेशन को यूज़ किए बगैर रोबिस्को एक्टिवेट करेगा केल्विन साइकिल को और शुगर बनाएगा। शुगर इज़ फॉर्म्ड इन केल्विन साइकिल और हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्लोएम में, फिर इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है फर्दर। पायरुवेट जो है, जो जनरेट होता है हमारा कहाँ पर? बंडल शीथ सेल में। हम इसको दोबारा मेसोफिल सेल में डालते हैं। कैसे? पायरुवेट को जब मेसोफिल सेल में डालते हैं तो इसके साथ ATP कंबाइन करते हैं। जब ATP इसके पास आता है तो ATP में से एक फॉस्फेट जो होता है पायरुवेट के साथ लग जाता है तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा। यानी कि पायरुवेट जब ATP के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, मेसोफिल सेल में रीएंटर होकर, इसको हम कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सो दैट इज़ इट। ये था हमारा C4 पाथवे। हमने C4 पाथवे को डिटेल में पढ़ा। उसके साथ साथ हमने फोटो रिस्पिरेशन की बात की कि इसका नुकसान क्या होता है, और ये उस वक्त होता है जब CO2 हमारी बॉडी में, हम प्लांट्स के लीव में कम हो जाए। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आई विल कंटिन्यू टू मेक मोर वीडियोज़। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, MBBS के साथ साथ इस चीज़ को करना मुश्किल होता है, बट मैं स्टिल ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ ताकि आप सब इससे फ़ायदा उठाते रहें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।